16 दिसंबर महज एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास के सीने पर हिंदुस्तानी सेना के शौर्य और पराक्रम का अमिट हस्ताक्षर है। यह गवाह है हमारे सैनिकों की बहादुरी, वीरता और बलिदान के सर्वोच्च आदर्शों का। भविष्य में सेनाओं की शौर्य गाथाएं जब जब सुनाई जाएंगी, 16 दिसंबर की तारीख का जिक्र सबसे पहले आएगा। 13 दिनों तक चली लड़ाई में हमारी सेना ने अपनी आन बान और शान का ऐसा नजारा दिखाया कि वो सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं 44 साल पहले आज ही के दिन, आज ही की तारीख पर हमारी खास पेशकश 16 दिसंबर। बात साल 1971 की है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल मची हुई थी। सत्ता के लिए दो खेमों में जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। तब तक ये अशांति उनकी सीमा के दायरे में रही। तब तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही भारत की सरहदें भी इससे सुलगने लगी और मजबूरन भारत को उठाना पड़ा एक कदम। आइए सबसे पहले देखते हैं इस ऐतिहासिक तारीख से पहले की इसकी पृष्ठभूमि। ये गाथा है इस देश की रगों में लहकने वाले लहू की। ये गाथा है दुनिया के मानचित्र पर एक नए मुल्क के उदय की। ये गाथा है लोहे से बने एक ऐसे लीडर की जिसके एक फैसले ने एक मुल्क का मुस्तकबिल लिख दिया। ये गाथा है एक ऐसे विकासशील देश की कूटनीति की जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसी के खेल में उलझा दिया। ये गाथा है इस देश के सैनिकों के शौर्य की। साहस की, सम्मान की। ये गाथा है हिंदुस्तान की फतह और पाकिस्तान की शिकस्त की। ये गाथा है एक फौज के अभूतपूर्व आत्मसमर्पण की। ये गाथा है 1971 के जंगे मैदान की। ये गाथा शुरू होती है एक तारीख से, वो तारीख जो एक मुल्क का मुकद्दर बनने वाली थी। तारीख 25 मार्च 1971। ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दायरे में बंटा हुआ था। साल 1971 की उन सर्दियों में हुए चुनावों ने यह तय कर दिया था कि इस बार पूर्वी पाकिस्तान का एक नेता ही उनका नया वजीर बनेगा, और वो नेता थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। 7 कोटी মানুষকে दबा रखते पारवाना। चुनावों में शेख को भारी सफलता मिली थी। बावजूद इसके पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने जनभावनाओं को जबरन सैनिकों के संगीनों और फौज की बूटों के नीचे कुचलने का आदेश दे दिया। शेख गिरफ्तार कर लिए गए और जनता पर शुरू हुआ दमन का दम घोटने वाला एक लंबा दौर। अप्रैल 1971। पूर्वी पाकिस्तान की आवाम पर सैनिकों के अत्याचार का सिलसिला जब एक बार शुरू हुआ तो वो बढ़ता ही चला गया। संगीनों के साए में सिसकती हुई आवाम की आवाज दम तोड़ने लगी। अपने ही लोगों के खून से लाल हो गई यहां की जमीन। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान का अत्याचार ऐसी हदें पार कर रहा था
कि उसे बंगाल का कसाई कहा जाने लगा। कहा जाता है कि इस कार्रवाई में करीब 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में जानवरों जैसे जुल्म से भागकर जीवन की तलाश में ये लोग भारत की सीमाओं में दाखिल होने लगे। पूर्वी पाकिस्तान से सटे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की सरहदें लाखों शरणार्थियों से पट गई। भारत के शरणार्थी शिविरों में समा गए पूर्वी पाकिस्तान के लाखों लोग। भारत के लिए इतनी तादाद में शरणार्थियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था और वहां की आवाम अपनी मदद और मुक्ति के लिए एक शख्सियत की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। वो थी इंदिरा गांधी। पड़ोसी देश के इस दुस्साहस से इंदिरा की भौहें तन गई। Coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? But something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. It's not a defined line. It's a mess of trees and bushes and riverine waterfare. And these people who you saw were not refugees from East Pakistan. I can arrange a lot of influx of refugees into Pakistan. If you'd like to come with me to East Pakistan, I'll show you how they're coming from India. But they're not coming in, nor are my refugees going back to India. कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था। युद्ध दोनों देशों के दरवाजे पर खड़ा था। किसी भी पल दोनों देशों की सेनाएं सरहदों की मर्यादाएं तोड़ सकती थीं। पाकिस्तान को यह पूरा एहसास था कि भारत की सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान को जंग का मैदान बना सकती हैं। इसलिए उसने पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ाने का खेल खेलना शुरू किया। अपनी गर्म मिजाजी और तल्ख तेवरों के लिए मशहूर इंदिरा को यह हरकत नागवार गुजरी। इंदिरा चाहती थी कि जल्द से जल्द भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर उसे इस दुस्साहस का दंड दे। वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती थी। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ से इस बारे में राय मांगी, लेकिन सैम के मुताबिक इस तरह की बड़ी कार्रवाई के लिए यह सही समय नहीं था। उन्होंने सेना को तैयार करने के लिए थोड़ा समय मांगा और युद्ध के मुहाने पर खड़े दो देशों के लाखों सैनिकों की शमशीरें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वापस म्यान में चली गईं। लेकिन सीमा पर शरणार्थियों के हालात जस के तस रहे। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. 3 दिसंबर 1971 जनरल मानेकशॉ को मोहलत मांगे 9 महीने गुजर चुके थे। सर्दियों की बर्फ ने उत्तरी भारत को अपने आगोश में ले लिया था। 3 दिसंबर की धुंधल की शाम में ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के साइबर जेट्स और स्टार फाइटर्स विमानों ने पश्चिमी सीमा से सटे भारत के 11 एयर स्टेशन पर अचानक हमला बोल दिया।
उनका मकसद भारतीय वायुसेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। पहला हमला झेलने के बाद सतर्क सेनाओं ने फौरन अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी और दिल्ली के फैसले का इंतजार करने लगी। इंदिरा गांधी उस समय कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला किया। आधी रात को मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद लगभग कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर उन्होंने देश को संबोधित किया। इससे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 5 दिसंबर 1971 युद्ध का आगाज हो चुका था। ये लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही थी, पूर्वी और पश्चिमी। पाकिस्तान की रणनीति ये थी कि अगर वो पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ाएगा तो पूर्वी सीमा को बचाया जा सकता है, लेकिन भारत का पूरा ध्यान पूर्वी सीमा पर लगा था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने राजस्थान के लोंगेवाला के रास्ते भारत पर हमला बोल दिया। उस वक्त लोंगेवाला में भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवानों की एक ही टुकड़ी तैनात थी। जबकि पाकिस्तान ने 90 टैंकों, ट्रकों और लगभग 2000 सैनिकों के बड़े दस्ते के दमखम के साथ यह हमला बोला था। संख्या और शक्ति में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और रात भर अपनी एंटी टैंक मिसाइल से उनके टैंकों के परखच्चे उड़ाते रहे। सुबह होते ही हंटर विमान उनकी मदद के लिए पहुंच गए और दुश्मन के देश के सभी टैंकों को उनकी जगह पर ही जमीन में गाड़ दिया। एक छोटी सी टुकड़ी की इस बहुत बड़ी जीत ने दुश्मनों के दिल में दहशत भर दी। जी हां, आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का तीसरा संघर्ष शुरू हो चुका था और लोंगेवाला की पहली लड़ाई में दुश्मन को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी सेना ने दूसरे मोर्चों पर भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोंगेवाला की लड़ाई भारत जीत चुका था, लेकिन अब युद्ध कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा था। पहली लड़ाई में मात खाने के बाद दुश्मन देश ने इस लड़ाई में अपनी सारी ताकत झोंक दी। भारतीय सेना के सामने 2 चुनौतियां थी। पहली, अपनी सीमा को सुरक्षित रखना और दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना। 4 दिसंबर 1971 1971 के इस युद्ध में तीनों सेनाओं ने जबरदस्त जुगलबंदी दिखाई। लोंगेवाला में एयरफोर्स के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद अब बारी इंडियन नेवी के जौहर और जांबाजी की थी और उसने वो किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। इंडियन नेवी ने कराची बंदरगाह पर हमला बोल दिया।
कराची का ये बंदरगाह पाकिस्तान के लिए इस लड़ाई में रणनीतिक तौर पर बेहद अहम था। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद उसकी सेना को किसी भी तरह की मदद केवल समुद्र के रास्ते ही भेजी जा सकती थी। ये सप्लाई इसी कराची बंदरगाह से होती थी। INS निपात, INS निर्घट और INS वीर से निकली मिसाइलों ने कराची बंदरगाह पर भारी तबाही मचाई। कहा जाता है कि हमले के बाद कराची का बंदरगाह कई दिनों तक धूं धूं करके जलता रहा। इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट पूरी तरह सफल रहा। 2 दिनों बाद यहां भारतीय सेना ने एक और हमला किया। इस युद्ध में लगभग 1/3 पाकिस्तानी नौबेड़ा तबाह हो गया, जिससे पाकिस्तान नेवी की कमर टूट गई। 7 दिसंबर 1971 नौसेना ने पूर्वी हिस्से में मौजूद पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। पश्चिम की सरहद को सुरक्षित करने और इस हिस्से की सप्लाई लाइन बंद करने के बाद भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे को भी पूरी तरह खोल दिया। दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में त्रिपुरा, उत्तर में असम और पश्चिम में पश्चिम बंगाल की तरफ से भारतीय सेनाओं ने पूरे दमखम के साथ ढाका की तरफ कूच किया। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी इस अभियान में भारतीय सेना की मदद कर रही थी। बांग्लादेश के छापामार दस्ते के ये गुरिल्ला सैनिक जगह जगह पाकिस्तानी सेना को उलझा रहे थे। और सेना किसी और शहर में उलझने के बजाय सीधी राजधानी ढाका की ओर बढ़ रही थी। कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाओं का एक दूसरे से सामना भी हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी सैनिकों के पराक्रम के आगे पाकिस्तानियों की एक ना चली। देखते ही देखते भारतीय सेना ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। आठ दिसंबर 1971 जंगे मैदान के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत दुनिया की महाशक्तियों से मुकाबला कर रहा था। युद्ध के दौरान ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बांग्लादेश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा कर दी। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और वो संयुक्त राष्ट्र के जरिए भारत पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा था। लेकिन सुरक्षा परिषद में रूस के वीटो शक्ति की वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी। यूनाइटेड नेशन में मात खाए राष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए अपने 7वें जंगी जहाज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर अमेरिका का 7वां बेड़ा उसका सबसे शक्तिशाली नौबेड़ा था। इसके जवाब में सोवियत रूस ने भारत की मदद के लिए प्रशांत महासागर में तैनात अपने जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। इस तरह इस लड़ाई में अब अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश भी आमने सामने आ चुके थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि अब किसी तरह जल्द से जल्द पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा। दिसंबर 1971 14 दिसंबर का दिन इस युद्ध का सबसे अहम दिन साबित हुआ। भारत के करीब 3000 सैनिकों ने ढाका से बाहर डेरा डाला हुआ था, जबकि शहर के भीतर करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे
दोपहर को भारतीय सेना को पता चला कि उस दिन ढाका के गवर्नर हाउस में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी शामिल होने वाले हैं। सेना ने उसी वक्त गवर्नर हाउस पर हमला करने की योजना बनाई। और इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर सौंपी गई भारतीय वायु सेना को। 2 MiG-21 विमानों ने ढाका के ऊपर उड़ान भरते हुए गवर्नर हाउस पर बमों की बरसात कर दी। गवर्नमेंट हाउस में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले ने पाकिस्तानी सेनाओं के हौसले को इस कदर तोड़ दिया कि वो हथियार उठाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी थी और अब ये युद्ध एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुका था। 16 दिसंबर 1971। 2 दिनों के बाद ढाका के बाहर डेरा डाले मेजर जनरल गंधर्व नागर ने पूर्वी पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल नियाजी को एक नोट लिखा। प्रिय अब्दुल्ला, मैं यहीं पर हूं। खेल खत्म हो चुका है। मैं सलाह देता हूं कि तुम मुझे अपने आप को सौंप दो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दिल्ली से भी पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की कोशिशें तेज हो गई। जनरल मानेक शाह ने नियाजी से बातचीत करने के लिए खासतौर पर जनरल जैकब को ढाका भेजा। जैकब ने नियाजी को सिर्फ आधे घंटे की मोहलत देते हुए कहा, मैं आपको फैसला लेने के लिए 30 मिनट का समय देता हूं। अगर आप समर्पण नहीं करते तो मैं ढाका पर बमबारी दोबारा शुरू करने का आदेश दे दूंगा। नियाजी के सामने हार को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। पाकिस्तान पराजित हो चुका था। उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था। अब दुनिया एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाली थी। सोलह दिसंबर 1971। 16 दिसंबर की शाम जब घड़ी में 5 बजने में केवल 5 मिनट का वक्त बचा था, पाकिस्तानी फौज के लगभग 94,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। ढाका के रेस कोर्स मैदान पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने नम आंखों के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत किए 90,000 Pakistani soldiers become prisoners. और कलम से निकली स्याही की कुछ बूंदों में समा गई हमारे सबसे बड़े दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त। ये तस्वीरें भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हैं। महज 13 दिनों के भीतर ही हिंदुस्तान के जांबाज सिपाहियों ने पाकिस्तानी फौज को घुटने के बल ला खड़ा किया। सारी दुनिया की सेनाओं के शौर्य गाथाओं में भी ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। अब दुनिया का नक्शा बदल चुका था और एक नए बांग्लादेश का उदय हुआ था। 16 दिसंबर कैलेंडर पर छपी हुई कोई तारीख नहीं, बल्कि ये इतिहास की छाती पर हिंदुस्तानी सेना की वीरता, बहादुरी और बलिदान के उच्चतम आदर्शों का अमिट हस्ताक्षर है। It is 4:31 in the afternoon. 90,000 Pakistani soldiers become prisoners. सिर्फ 13 दिन, जी हां, सिर्फ 13 दिन लगे भारतीय सेना को पाकिस्तान की पूरी फौज को धूल चटाने में। इतने कम वक्त और इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले दुनिया की किसी भी फौज ने किसी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेके थे। लड़ाई के मैदान से लेकर कूटनीति के टेबल तक भारत ने सारी दुनिया को यह दिखा दिया कि उसकी तरफ नजरें टेढ़ी करने वालों का अंजाम क्या होगा। हमारी खास पेशकश 16 दिसंबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।